अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है जी फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और उसका यूनिट 3 है ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो आपके सामने डिस्प्लेड है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं जी? फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली वो मार्केट्स हैं जिनमें फाइनेंशियल एसेट की ट्रेडिंग होती है। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री क्लेम होते हैं जिनके ऊपर मॉनेटरी वैल्यू लिखी होती है। देखें, फाइनेंशियल एसेट्स कोई लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर या फर्नीचर की तरह नहीं होता कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है कि इस चीज़ की ये वैल्यू है। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह नॉर्मल आपकी वेजिटेबल या फ्रूट्स मार्केट होती हैं, इस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होती। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक कलेक्टिव नाम है जो मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स की बात करूं तो इनमें शामिल होते हैं शेयर्स जो कंपनीज इशू करती हैं। कंपनीज को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर इशू करती हैं। वो एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा होता है कि इस बंदे के नाम हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, 10, 15 या 20, और एक शेयर 100 या 200 या 300 रुपए का होता है। तो ये फाइनेंशियल एसेट होता है। फिर इसके साथ साथ अगर कंपनी शेयर इशू ना करना चाहे तो बॉन्ड्स कर सकती हैं, जिन्हें हम डिबेंचर्स भी कहते हैं। याद रहे कि ये सेविंग बॉन्ड या प्राइस बॉन्ड नहीं होते। इन पे लिखा होता है कि ये पर्सन हमें इतने अरसे के लिए पैसे दे रहा है और इसको हम हर पीरियोडिकली या साल या 6 महीने बाद ये इंटरेस्ट पे करेंगे। इस तरह इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं। इन पे भी लिखा होता है कि ये पर्सन हमें इतने पैसे दे रहा है और हम इसको खास रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक पैसे देंगे। फिर कमर्शियल पेपर्स होते हैं शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेसेस ने जब लेनी हो। फिर प्राइस बॉन्ड्स होते हैं अमूमन जो गवर्नमेंट इशू करती है और उन पे लॉटरी के जरिए प्राइस निकलता है। फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी एसेट्स होते हैं जिन पे लिखा होता है कि फ्यूचर में इस चीज को हम इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट ये इशू करती है और लोग इसको ले सकते हैं और उस पर गवर्नमेंट पर इंटरेस्ट पे करती है। इस तरह ट्रेड नोट्स होते हैं, ई सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये आजकल डिजिटल दौर में ई सर्टिफिकेट्स भी इशू करती हैं कंपनीज परचेजिंग फंड्स। फिर यूनिट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो तो वो यूनिट्स इशू करते हैं और लोग उनको खरीद लेते हैं और उनका पैसा म्यूचुअल फंड आगे डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं और फिर मुनाफा लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरह चेक आप लोगों ने देखा होगा जिस पे आप लिख के सेटलमेंट करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत तरह की होती हैं और डिफरेंट तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है। अगर मैं नेचर ऑफ क्लेम के हिसाब से इसको क्लासीफाई करूं तो एक होती है डेट मार्केट, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स ट्रेड होते हैं बायर्स और सेलर्स में। फिर होती है इक्विटी मार्केट जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अगर मेच्योरिटी ऑफ क्लेम के हवाले से बात करूं, एक होती है मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जैसे ट्रेड नोट्स, कमर्शियल नोट्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू होते हैं। फिर कैपिटल मार्केट होती है जिसमें बॉन्ड, शेयर्स और लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। फिर सीजनिंग ऑफ क्लेम से बात करें तो कुछ प्राइमरी मार्केट होते हैं जहां पे फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंशियल एसेट इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट वो होती है जिसमें लोगों ने जो प्राइमरी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट खरीदे होते हैं उनकी फर्दर ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह एक और ब्रॉडर टाइप है प्रोडक्ट टाइप। उसमें होता यह है कि बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन्हें तीन तरह कहा जाता है। एक कमोडिटी मार्केट होती है जिसके में अंदर ऑयल, गैस, सिल्वर और उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल किए जाते हैं। याद रहे कि इन एक्चुअल मेटल्स की ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं हो रही होती। फॉरेक्स मार्केट होती है जिसमें फॉरेन करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है और उस पर मुनाफा कमाया जाता है। और फिर तीसरी होती है इक्विटी मार्केट जिसके अंदर जो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और ये ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल मार्केट्स की मिसालें हैं। एक ब्रॉडर डिफरेंस बयान यहाँ पे किया गया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट से मुराद वो मार्केट है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए। जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म लैंडिंग या बारविंग होती है फॉर मोर देन 1 ईयर। इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स जो यहाँ पे होते हैं मनी मार्केट में, कमर्शियल पेपर, रेपो एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। जबकि यहाँ पे स्टॉक्स, डिबेंचर, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक्स, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स ये पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ये इदारे होते हैं। तो ये इनकी डिफरेंट पॉइंट में इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। फिर एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसे एफएक्स रेट भी कहते हैं या फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। ये दो मुल्कों की करेंसीज का आपस में तबादला करने से डिटरमिन होता है कि एक मुल्क की करेंसी के बदले में दूसरे मुल्क की करेंसी के कितने यूनिट मिलेंगे। जैसे आजकल अगर डॉलर का रेट 280 है तो एक अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट 280 पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है?
कौन कहता है कि $1 के बदले में 280 रुपए दें? उसके पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट था गुस्टाव गेसल जिसने डेवलप की, और उसने कहा कि दो मुल्कों की जो करेंसी होती है वो हमेशा आपस में बराबर रहेगी, और अगर उनके दरमियान कोई डिफरेंस होता है तो वो ये होता है कि उस दोनों मुल्कों में चीजों की कीमतों में फर्क होता है। यहाँ पे एक लॉ ऑफ वन प्राइस इकोनॉमिक्स में होता है कि $1 अगर मिसाल के तौर पे KFC का बर्गर है तो अमेरिका में भी उतने का ही होना चाहिए जितना पाकिस्तान में है, और अगर वो पाकिस्तान में उतने का नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी लोकल करेंसी के यूनिट्स वीक हैं, हमें उसके बदले में ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी। दूसरी थी जी बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। उन्होंने कहा जी कि जिस मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, वो तय करता है कि उस मुल्क का एक्सचेंज रेट क्या होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद ये है कि हमारे मुल्क में कितने डॉलर्स दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं और हमने कितनी पेमेंट दूसरे कंट्रीज को करनी है, यानी प्राइमरली डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे मुल्क की इम्पोर्ट्स हैं $60 बिलियन की और हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं $30 बिलियन के, प्लस और कुछ रेमिटेंसेज आ जाती हैं, तो हमारे मुल्क में डॉलर की सप्लाई उतनी नहीं जितनी डॉलर की डिमांड है, तो इस हिसाब से उनके एक्सचेंज रेट तय होंगे। तो ये दोनों थ्योरीज के मुताबिक जो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट हैं वो तय होते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। उनमें से एक होता है इन्फ्लेशन रेट। हमारे मुल्क में कितना इन्फ्लेशन है और जिस दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ तबादला कर रहे हैं वहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है। इन्फ्लेशन किसी भी मुल्क की करेंसी की वैल्यू वीक कर देता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे इवन देन हमारी करेंसी की वैल्यू वीक हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, जो पॉलिटिकली इनस्टेबल मुल्क होते हैं उनकी करेंसी हमेशा डाउनवर्ड होती है। रिसेशन, जिस मुल्क में रिसेशन चल रहा है उस मुल्क की करेंसी भी वैल्यू डाउन हो जाती है। और इंडस्ट्रियल पोजीशन क्या है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है। उसके बाद है जी ट्रेड साइकिल। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जो होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ जो एक्टिविटीज हो रही होती है वो डिफरेंट ट्रेड साइकिल से गुजर रहे होते हैं। ट्रेड साइकिल की एक स्टेज होती है रिकवरी। रिकवरी में ये होता है कि जब इकोनॉमी बूम और पीक की तरफ जाना शुरू कर देती है और रिसेशन से निकल आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और प्रोडक्शन होती है। उसके बाद बूम और पीक का एक पीरियड होता है रिकवरी के बाद जिसमें फुल प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ हो रही होती है, लोगों को जॉब मिल रही होती हैं। उसके बाद रिसेशन होता है। रिसेशन ये होता है कि जब बूम और पीक पीरियड खत्म हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन कम हो जाए, ज्यादा सेल्स ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट फैलना शुरू हो जाए। और फिर एक होता है डिप्रेशन का पीरियड। इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो जाती हैं, सेलिंग नहीं हो रही होती, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल की। इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नंबर वन, मनी सप्लाई किसी मुल्क में कितनी है। अगर मनी सप्लाई एक मुल्क में कम हो जाए तो उस सूरत में भी ट्रेड साइकिल जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। एग्रीगेट डिमांड कितनी है। एग्रीगेट डिमांड से मुराद ओवरऑल मुल्क के कंज्यूमर कितनी डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स और कितनी उनको अवेलेबल हो पाती हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है एक मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। पॉलिटिकल सिचुएशन अगर वीक होगी तो ओवरऑल मुल्क के अंदर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो ये आपका यूनिट था जी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसके एंड पे दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ें और बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज आपके लिए न्यू होंगी, उनके मतलब जो है लिख के याद करें। और इन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी के अंदर हैं। तो हर आपका यूनिट जो है वो एक वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मजीद भी लेक्चर और बाकी चीज़ें भी आपको मिलती रहें। इसके अलावा कोई चीज़ और आपने पूछनी हो, कि आपका सवाल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।